क्या आप जानते हैं भारत को काला सोना भी कहा जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है भारत की कोयले की खजाने। कोयला जो यूज होता है बिजली में यानी एनर्जी बनाने में, स्टील बनाने में, पेट्रोल फ्यूल के लिए यूज होता है, फोम बनाने में यूज होता है, हाईवेज एंड रोड्स में यूज होता है, सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है। जी हाँ, कोयला इन सभी चीजों में यूज होता है, जिसमें एक कंपनी कोयल इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। तो आज हम बात करेंगे कोयल इंडिया के बारे में। कंपनी की कब शुरुआत हुई, कंपनी ने किन संघर्षों का सामना किया, कंपनी ने कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए, कोयले की जो है बढ़ती डिमांड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, कोयल इंडिया की मैन पावर के बारे में बात करेंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कंपनी के रेवेन्यूज, मार्जिन्स, प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर ग्रोथ के बारे में आज हम बात करेंगे। चाहे आप इन्वेस्टर हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर कोयल इंडिया कंपनी के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो गाइस आप आ चुके हो बहुत ही अच्छी जगह पे। तो गाइस आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पे जहां आपको कोयले का पता लगेगा, भारत में कोयले के खदानों के बारे में पता लगेगा और फिर पता लगेगा आपको कोयल इंडिया के बारे में, कोयल इंडिया का इसमें कितना महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो ये बात है सन 1774 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत की पहली कोयले की खदान बनाई गई थी, जो स्थित है दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर रानीगंज कोयल फील्ड में। वहां पे हमारी पहली कोयले की खदान बनी थी। इसमें दो अंग्रेजों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, उन्हीं के कारण ये बनी है, जिनका नाम है जॉन समनर और स्टूनियस ग्रैंट। हालांकि कोयले की भारत में आगे आने वाले 100 सालों तक कोई डिमांड ऐसी नहीं रही, परंतु ईयर 1853 में 1853 में भाप से बने हुए इंजन आ चुके थे, तब कोयले की डिमांड में एक बूस्ट आया। भाप के इंजन आते के साथ ही कोयले की डिमांड सालाना 1 मिलियन यानी कि 10 लाख टन तक हो गई थी। उस दौरान भारत 6.2 मिलियन यानी कि 62 लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहा था। साल 1900 से 1910 आते आते भारत 18 मिलियन टन यानी कि 1.8 करोड़ कोयले की उत्पादन कर रहा था। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 में यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक कोयले की डिमांड में एक बूस्ट आया जो वर्ल्ड वार में लगा था। उस टाइम भारत ने 30 मिलियन टन यानी कि 3 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया था। इसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 आ गया, जो आपका चला था 1939 से लेकर 1945 तक। उसके आते आते 33 मिलियन टन यानी कि 3.3 करोड़ टन की कोयले की डिमांड को भारत ने पूरा किया अपने खदानों के जरिए। इसके बाद सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, नई सरकार बनी। नई सरकार बनते के साथ ही न्यू इंडस्ट्रीज में ग्रोथ के लिए भारत में जो है कोयले के उत्पादन को 33 मिलियन टन यानी कि 3.3 करोड़ टन तक की उत्पादन का नया टारगेट मिल गया था। सन 1956-1957 में भारत सरकार ने नेशनल कोयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC की स्थापना की और देश में कोयल इंडस्ट्री की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। साल 1971 आते आते कोयल की बढ़ती डिमांड, प्राइवेट कंपनी की मनमानी और भारत में कोयल इंडस्ट्री में ग्रोथ और एनर्जी की बढ़ती मांग को देखते हुए साल 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 214 कोकिंग कोयल एंड 12 कोक ओवन्स प्राइवेट खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और साल 1972 में सभी राष्ट्रीय खदानों को ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार ने BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड का निर्माण किया था। फिर साल 1973 आते आते बाकी बची हुई 711 नॉन कोकिंग कोयल खदानों को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इनमें से 184 खदानें तो BCCL के अधीन कर दी गई और बाकी बची हुई 527 खदानों को एक नई कंपनी कोयल्स माइन अथॉरिटी के अधीन कर दिया गया। फिर 14 जून 1973 में भारत सरकार ने NCDC एंड कोयल माइंस अथॉरिटी को मर्ज करके गवर्नमेंट कंपनी CMEL यानी कि कोयल्स माइंस अथॉरिटी कर दिया गया। फिर साल 1974 में BCCL एंड CMEL दोनों कंपनी को भी खरीद लिया गया था और 1975 में 45% शेयर होल्डिंग के साथ CMEL को न्यू पब्लिक सेक्टर कंपनी कोयल इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया गया। CMEL को क्लोज कर दिया गया, तब जाके हमारी कोयल इंडिया कंपनी तैयार हुई थी। कोयल इंडिया कंपनी का निर्माण 5 सब्सिडी कंपनीज के मिलने के बाद हुआ था, जिनमें है भारत कोकिंग कोयल लिमिटेड यानी कि BCCL, एक है ईस्टर्न कोयल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि ECL, एक है आपकी सेंट्रल कोयल फील्ड लिमिटेड यानी कि CCL, एक आपकी वेस्टर्न कोयल फील्ड लिमिटेड यानी कि WCL, एक है आपकी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी कि CMPDIL। इन सभी 5 सब्सिडरी कंपनी को मिलाकर के कोयल इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था। फिर कुछ सालों के बाद CCL एंड WCL में ग्रोथ
करने के लिए और उसका विस्तार बढ़ाने के लिए 3 और सब्सिडी कंपनी को भी इसी में मिला दिया गया है, जो है नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड, दूसरी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तीसरी है महादीप कोलफील्ड लिमिटेड MCL। तो इन तीनों सब्सिडी को भी कोयल इंडिया के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। कोयल इंडिया लिमिटेड का हेड ऑफिस कोलकाता में है। PM प्रसाद एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है कोयल इंडिया लिमिटेड के अभी फिलहाल में। जिन्होंने ग्रेजुएट किए हुए माइनिंग इंजीनियर में जो किए हुए इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग IIT धनबाद से किए हुए हैं, जिनको 30 साल का कोयल माइनिंग का एक्सपीरियंस है। कोयल इंडिया कंपनी 8 राज्यों में फैली हुई है, जिसमें है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, रांची, आसाम। इन सभी में कोयल इंडिया की खदानें हैं और मार्केट में 84% यानी कि मार्केट में 84% कोयल इंडिया का ही बिकता है और मार्केट में ये मार्केट लीडर है। कोयल इंडिया के पास 1 अप्रैल 2023 के अनुसार 322 खदानें हैं, जिनमें से 138 भूमिगत हैं, 171 खुली खदानें हैं और 13 मिश्रित खदानें हैं। कोयल इंडिया के पास 21 ट्रेनिंग सेंटर है 21 और 76 व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। कोयल इंडिया वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्री है कोयल में वर्ल्ड की। चलिए अब बात करते हैं कोयल इंडिया के IPO। साल 1975 से लेकर 2010 तक का कोयल इंडिया का 100% शेयर गवर्नमेंट के पास ही था। इसके बाद सन 2010 में कोयल इंडिया का IPO लॉन्च हुआ, जिसमें सिर्फ 10% शेयर को ही रखा गया। IPO का जो लॉन्च प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 245 रुपए और फेस वैल्यू जो रखी गई थी वो रखी गई थी 10 रुपए। कोयल इंडिया का IPO 14x तक सब्सक्राइब हो गया था, यानी कि 14 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। 14 गुना सब्सक्राइब होने के साथ साथ ये सेकंड हाईएस्ट करेक्शन IPO बन गया था, क्योंकि जो इसमें डिमांड रखी गई थी बट जो अनुमान लगाया था वो लगाया था 15,500 करोड़ तक का, पर जो बीड आई है वो आई है 2.4 करोड़ तक की। तो ये 14 गुना सब्सक्राइब हो गया। तो आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में पहले ही दिन कोयल इंडिया लिस्ट होते के साथ ही अपने इनिशियल IPO प्राइस से 40% के हाइक पे चला गया था। और साल 2015 में गवर्नमेंट ने OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल के तहत 10% शेयर और डाइल्यूट कर दिए थे, जो 350 रुपए पर शेयर के हिसाब से थे। अब बात करते हैं एम्प्लॉइज और मैन पावर की। कोयल इंडिया के पास 1 अप्रैल 2023 के अनुसार 2,39,210 एम्प्लॉइज हैं, जिनको वो अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें से 95,635 एम्प्लॉइज ट्रेंड है। 49,409 करोड़ का एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि इतना ये पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसमें शामिल है खाना, सैलरी, ग्रोथ, जॉब गारंटी, रिटायरमेंट प्लान और बहुत कुछ। जिन एम्प्लॉइज ने दिन रात काम करके इन्हीं की बदौलत आज कोयल इंडिया वर्ल्ड का पहला सिंगल लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसर है। कोयल इंडिया की कैपेसिटी 1 बिलियन टन यानी कि 100 करोड़ टन कोयल माइनिंग करने की है 2023-2024 तक। कोयल इंडिया अचीवमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसमें भागीदारी बनाई है। कोयल के उत्पादन में टैक्स में भी छूट दी गई है। हर बार निर्धारित समय से कोयल की डिमांड को पूरा करने पर राजस्व में भी छूट मिलती है। बात करते हैं कोयल इंडिया के चैलेंजेस की। कोयल इंडिया के सबसे बड़ी चुनौती न्यू टेक्नोलॉजी रही है। जब से भी कोयल इंडिया बनी है कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते कोयल का रेट भी दिनों दिन बढ़ते रहते हैं और कुछ पॉलिटिशियन ने कोयल में किए गए भ्रष्टाचार के कारण भी इसकी ग्रोथ पे रुकावट लगी है। और कुछ कोयल इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनी का ना होना भी कोयल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो सका, क्योंकि जब कोई प्राइवेट कंपनी किसी इंडस्ट्री में आती है तो वो बहुत कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करती है, जिसके चलते गवर्नमेंट कंपनीज को भी ग्रो करना पड़ता है। उनको देखा देखी जो है नई टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना। चलिए जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए गाइस देखते हैं कोयल इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। कोयल इंडिया लिमिटेड का जो शेयर प्राइस का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 282 रुपए का। बात करते हैं गाइस मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप 1,73,851 करोड़ का चल रहा है। बात करें बुक वैल्यू की, कंपनी की बुक वैल्यू 92 रुपए की चल रही है और फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की 10 रुपए की फेस वैल्यू है। बात करें कंपनी ने जो हाई मारा है वो मारा है 284 रुपए का इस साल का, और जो सबसे लो मारा है वो मारा है 208 रुपए का। इसके बाद बात करते हैं गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी ने 56% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के चार्ट को। तो देखते हैं कंपनी के चार्ट को, 10 साल के चार्ट का अगर यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का 2013 में जो रेट चल रहा था शेयर प्राइस का वो चल रहा था 301 रुपए के आसपास। 2015 आते आते जो शेयर प्राइस हो गया था वो 439 रुपए का हो गया था। इसके बाद बात करें कोरोना के आसपास जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा था वो 112-114 के आसपास चल रहा था, और अभी करंट की बात करें तो कंपनी का शेयर 282 रुपए चल रहा है।
इसके बाद बात करें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज की हम यहाँ पे बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी के पास कोई खास इतना डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी ने जो है डिविडेंड भी प्रोवाइड करा है 8.60% का। कंपनी का जो CAGR हुआ है 5 साल का वो है 31.9% का। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया गाइस 3 साल का वो आया 46.8% का। कंपनी ने एक हेल्थी डिविडेंड भी पे किया जो है 63.7% का। इसके बाद बात करें डेप्टर डेज भी जो इंप्रूव है, पहले 50 दिन से अब 34 दिन ही रह गए हैं। कंपनी की कॉन्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है डिप्रिशिएट हो गई लास्ट क्वार्टर में 3% से। कंपनी ने जो है सेल्स ग्रोथ में कोई खास परफॉर्म नहीं किया, 10.2% की सेल्स ग्रोथ में डाउनफॉल दिखाई दिया है 5 साल में। कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो 70,889 करोड़ की बढ़ गई है। तो ये होगी कंपनी की कॉन्स की बात। इसके बाद नीचे चलते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। क्वार्टरली रिजल्ट जो 2023 की हम बात करेंगे तो सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 35,983 करोड़ की सेल्स हिट की है। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने 25,492 करोड़ के एक्सपेंस हिट किए हैं। इसके बाद बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी ने 10,491 करोड़ का प्रॉफिट हिट किया है। इसके बाद बात करें ओपीएम परसेंटेज की तो कंपनी ने 29% का ओपीएम हिट किया है। इसके बाद बात करें अदर इनकम कंपनी की क्या आ रही है, अदर इनकम आ रही है 1538 करोड़ की। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी को 178 करोड़ का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। बात करें डेप्रिसिएशन की तो कंपनी का 1138 करोड़ का डेप्रिशिएट हो चुका है प्रोडक्ट्स का, जो एसेट्स का। इसके बाद बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हुआ है कंपनी का वो है 10,712 करोड़ का। टैक्स की बात करें तो कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है और नेट प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया वो आया 7,941 करोड़ का। जून 2023 की क्वार्टर की बात हो रही थी। बात करें कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की तो मार्च 2023 की बात करें तो गाइस कंपनी की जो सेल्स रही है वो रही है 1,38,252 करोड़ की। एक्सपेंस की बात करें तो हमारा एक्सपेंस रही है 1,01,442 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे निकल के आता है 36,810 करोड़ का। ओपीएम परसेंटेज की यहाँ पे बात करें तो रहता है 27% का। अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की अदर इनकम रही है 6,551 करोड़ की। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी 684 करोड़ का इंटरेस्ट पे हुआ है। डेप्रीशिएशन की बात करें तो कंपनी के 4,675 करोड़ की जो डेप्रीशिएट हो चुके हैं एसेट्स। इसके बाद बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो कंपनी को 38,001 करोड़ का जो है प्रॉफिट अर्न हुआ है। इसके बाद बात करें टैक्स की तो कंपनी को 26% का टैक्स पे हुआ है। इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आता है टैक्स निकालने के बाद वो आता है 38,125 करोड़ का। इसके बाद बात करें अर्निंग पर शेयर कितने की हुई है, वो रही है गाइज आपकी 45.70 रुपये की। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में बात करें हम शेयर कैपिटल की तो कंपनी के पास मार्च 2023 के अनुसार 6,163 करोड़ के जो एक शेयर कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 51,082 करोड़ के रिजर्व हैं। बात करें बोरिंग की कर्जे की तो कंपनी के पास 4,331 करोड़ के कर्जे हैं, डेप्थ हैं। इसके बाद बात करें अदर लाइबिलिटीज तो कंपनी के पास 1,48,300 करोड़ की लाइबिलिटीज है। टोटल लाइबिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास 2,09,876 करोड़ की लाइबिलिटी है। फिक्स्ड एसेट की बात करें तो कंपनी के पास 51,961 करोड़ की फिक्स्ड एसेट्स हैं। करंट वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो कंपनी के पास 17,622 करोड़ की करंट वर्क इन प्रोग्रेस है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के पास 7,139 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 1,33,154 करोड़ के अदर एसेट्स हैं। टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास 2,09,876 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो जून 2023 क्वार्टर में जो है 3% शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रोमोटर्स की घटी है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो मार्च 2023 में 66.13% प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग थी, पर इन्होंने 3% की अपनी जो है होल्डिंग को जो है सेल किया है, तो अब जो है प्रोमोटर्स के पास 63.13% की होल्डिंग रही है। और प्रोमोटर्स इसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट होगी, आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं प्रोमोटर्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अधीन आती है। इसके बाद बात करें एफआईआईज की परसेंटेज कितनी है, एफआईआईज 9.30% की भागीदारी है शेयर होल्डिंग पैटर्न है। डीआईआईज की बात करें कंपनी की डीआईआईज के पास है 22.30% की शेयर होल्डिंग। इसके बाद बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास 5.18% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो भाई आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरीके की और भी ज्यादा जो है एनालाइज कराने के लिए इसी तरीके से गाइज अगर आपको भी किसी दूसरी कंपनी को एनालाइज कराना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए गाइज कंपनी को एनालाइज करेंगे, डिटेल में आपके लिए बताएंगे। आप जरूर से कमेंट कीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। धन्यवाद गाइज।